जैसा कि हम प्रति रविवार और शनिवार के दिन साहित्यिकी को लेकर चर्चा करते हैं, साहित्यिक विषय पर चर्चा करते हैं। देश के तमाम साहित्यिकों से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। उनके लेखन को लेकर के उनकी जो लेखनी है वो किस पर आधारित होती है, किस विषय को लेकर आधारित होती है, उससे समाज पर क्या प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर आज हम चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। मेरे साथ में होस्ट आनंद प्रकाश तिवारी जी है और साथ में विजय चतौरी जी भी जुड़े हैं। मैं आनंद प्रकाश तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में विजय जी से चर्चा करें। जी, हमारे साथ आज के साहित्यिकी में आप जानते हैं कि इसमें हम साहित्य, कला, संस्कृति, रंगमंच आदि अपनी विधाओं पर चर्चा, साहित्यकार, संपादक, कार्यकर्ता, वैज्ञानिक शोधकर्ता और खास करके गांधीवादी दर्शन के इर्द गिर्द अपनी समाज संरचना को बुनने वाले, समतावादी समाज की संरचना करने वाले हमारे विजय चितौरी ये कहानियां लिखी हैं। उसके साथ साथ कृषि संबंधी, गांव के परिवेश में कृषि संबंधी या कृषि जगत को लेकर के जिस तरीके की चेतना इन्होंने, एक वैज्ञानिक चेतना जागृत की है, वो अपने आप में अद्भुत है, अतुलनीय है। तो आप का पूरा लेखन साहित्य इसी के इर्द गिर्द है। एक तरीके से वो ये समतावादी समाज और अपने कृषि प्रधान देश में किसानों के बीच, अपना किसानों के बच्चों के बीच में किस तरीके से वैज्ञानिक शिक्षा का हम संचार कर सकते हैं, खेती में हम किस तरीके से वैज्ञानिकता का उपयोग कर सकते हैं, जैविक खेती किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसका प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो इन सारी विधाओं पर हमारे ये विजय चितौरी जी की लेखनी चली है। तो आज हम उन्हीं की हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन्हीं से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका आभार हमारे बहुजन संवाद में आपको आने के लिए। विजय चितौरी जी, आपका पूरा साहित्य जो है, आप तो खैर अपना तमाम, लेकिन तो अभी फिलहाल हम शुरू करते हैं आपके उपन्यास लेखन से। आपने उपन्यास लेखन में भी जो साहित्यिक विधा है, वैज्ञानिक विधा है, मैंने उसको वैज्ञानिक उपन्यास, साहित्यिक उपन्यास और जैसे तरह तरह के उपन्यासों का आपने सृजन किया है। तो उस पर कुछ रोशनी डालेंगे आपकी ये पूरा ये कथा चयन कैसे होता है, उसकी कथा वस्तु आप कैसे निश्चित करते हैं, विजय जी? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके YouTube चैनल के व्यवस्थापकों और जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया यहाँ पर अपनी बात रखने का। लेकिन तिवारी जी, जैसा कि आपने हमारी पृष्ठभूमि का जिक्र किया, एक्चुअल में मेरी विचारधारा में जो ये सोच आई, एक तरह से आप कहें कि संघर्ष की सोच आई या क्रांतिकारिता की सोच आई या लेखन की जो हमारी सोच आई, वो जेपी आंदोलन की देन है। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो 1974 का जो आंदोलन था, वो ऐतिहासिक आंदोलन था। उसमें लाखों युवाओं को उसने प्रभावित किया, मुझे भी प्रभावित किया। मैं बहुत सक्रिय तो नहीं हो पाया क्योंकि मैं अध्यापक था और हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं जो आजीविका थी उसको छोड़ सकती। लेकिन शिक्षण कार्य करते हुए भी मैं अंडरग्राउंड रह करके क्रांतिकारियों का जितना भी सपोर्ट कर सकता था उतना किया। और साथ साथ उस समय इलाहाबाद में जो हमारे संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो सेंटर था, केंद्र था, उसके केंद्र में थे डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैथ के प्रोफेसर थे, गांधीवादी थे, जिन्होंने बाद में आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया, जिसका देशव्यापी असर हुआ। तो हमारी बैकग्राउंड वहाँ से है, मैं वहाँ से निकला हूँ। स्वाभाविक है कि लेखक
का जो उद्भव होता है, विकास होता है, जो अध्ययन होता है, वो उसकी रचनाओं में दिखता है। तो वो चीज़ हमारे लेखन में दिखती है। चूँकि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, तो ग्राम्य संस्कृति से पूरी तौर पर मुझे जानकारी है, मैं परिचित हूँ वहाँ की समस्याओं के, किसानों मजदूरों के संघर्ष से। तो हमारी कहानियों में, उपन्यासों में गाँव की वो बातें तो आती ही हैं। साथ-साथ उसमें एक सोच है, सकारात्मक सोच है। मैं उनके सवालों को जब उठाता हूँ, तो कहीं न कहीं मैं उनको संघर्ष करते हुए दिखाता हूँ। तो हमारी जो कहानियाँ हैं, गजरियन तारा जो हमारी कहानी जो कहानी संग्रह है, गंजड़ियन तारा में हमने 22 कहानियों का संग्रह किया है और सारी कहानियों के केंद्र में गाँव है, गाँव के लोग हैं, उनका संघर्ष है। इसी तरह आपने उपन्यास की बात किया, तो जो पहला उपन्यास हमारा आया था वो ऑपरेशन इंडिया था। ऑपरेशन इंडिया में भी हमने दिखाया है कि सन 90-92 के समय में पाठा क्षेत्र में तमाम डाकुओं का, चंबल के क्षेत्र में तमाम डाकुओं का आतंक हुआ करता था और किन परिस्थितियों में वहाँ के लोग डकैत बनते थे या बागी बनते थे, उन बातों को लेकर के हमने एक उपन्यास का जो ताना बाना हुआ था, वहाँ भी हमने ये संघर्ष दिखाया कि कैसे गाँव के लोग गोलबंद होते हैं और गोलबंद होकर के कैसे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके जमीन को, खेतों को कब्जा कर रही हैं या तमाम तरह के समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, कैसे संघर्ष किया। तो हमारे लेखन में वो तो मेन रहा है, वो तो रहा है। लेकिन हमारे लेखन का तिवारी जी दो पक्ष है। एक तो हमने सामाजिक कहानियां और उपन्यास लिखा है, दूसरा हमारा वैज्ञानिक कहानियां और उपन्यास है। तो आप दोनों पक्षों के संबंध में हमसे चर्चा कर सकते हैं और दोनों तरह का हमने लेखन किया है। और आपको पता शायद है कि अभी-अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे विज्ञान लेखन का जो एक बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो देश में केवल एक व्यक्ति को मिलता है, विज्ञान भूषण सम्मान 2.5 लाख रुपए का, वो हमें मिला है 2021 का। तो आप सवाल पूछेंगे तो हमसे साहित्यिक लेखन का तो पूछेंगे ही, वैज्ञानिक लेखन का भी पूछेंगे, क्योंकि मैं विज्ञान का अध्यापक रहा हूँ, तो हमारी बैकग्राउंड विज्ञान की है और संपूर्ण क्रांति आंदोलन में रहा हूँ, तो हमारे बैकग्राउंड में आंदोलन भी रहा है। तो हमारे लेखन में दोनों चीजें मिली-जुली दिखती हैं। जी, आज की तारीख में तो दोनों ही पक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन आज जिस तरीके से वैज्ञानिक संदर्भों पर हमला हो रहा है और ये सरकार तो पूरा का पूरा उस पर आमादा है कि नहीं, हम उसको विज्ञान से काट देंगे, डार्विन थ्योरी घटा देंगे और अपने तरीके का ही विज्ञान और अपने तरीके की धाराएं कर रही है। तो आप का निश्चित रूप से दोनों ही विधाओं में आप हैं। तो ये पहले हम लोग जो साहित्यिक विधा की चर्चा कर लेते हैं कि ये साहित्यिक उपन्यासों में ये साहित्यिक कथा ये अपने कथा संसार के बारे में आप बताएं। तो अपने साहित्यिक में तो उपन्यास हमारा ऑपरेशन इंडिया है और कहानियां तो हमारी ढेर सारी हैं। तो हमने बताया साहित्यिक में ही हमारे जो पात्र हैं, वो सारे पात्र हमारे जो है क्रांतिकारी हैं, वो पात्र संघर्ष करते हुए दिखते हैं। जैसे ऑपरेशन इंडिया का ही आप ले लें, जो हमारा पहला उपन्यास है। उस उपन्यास में होता क्या है कि दो पात्र हैं और दोनों पात्र विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं और वो लोग जो है डकैतों की समस्या में सर्वेक्षण करने जाते हैं गांव में और उस सर्वेक्षण करने जाते हैं तो वहाँ उनके दिमाग में ये है कि भाई डकैत क्यों होते हैं। तो उनको पता चलता है कि जो यहाँ पर जो इनका शोषण हो रहा है, जो ग्रामीणों का शोषण हो रहा है और शोषण के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ जब ये पुलिस के पास जाते हैं या प्रशासन के पास जाते हैं तो इनकी कोई सुनी नहीं जाती है। और दूसरी तरफ अगर वही अपनी समस्या को लेकर के एक बागी के पास जाते हैं तो बागी जो है उन समस्याओं को हल करता है। इस आकर्षण से कितने सारे लोग बागी हुए और कैसे उन बागियों को डाइवर्ट किया गया, डाइवर्ट करके मूलधारा में लाया गया। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के हमने उसका ताना बाना बुना है। कहानियों में भी वैसे ही है, कहानियों में भी जो समस्याएं हैं उनको हमने उभारा है
उभारने के बाद हमने जो है कहीं न कहीं उन समस्याओं का मूल कहाँ है, कैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई, कैसे हल हो सकता है, इस तरह दिया है। हमारी कहानियों का जो कहानियाँ हमारी जो है प्रेमचंद की जो शैली है उससे प्रभावित हैं और कई कहानियाँ तो हमारी ऐसी हैं कि पढ़ते-पढ़ते लोगों की आँखों में आँसू आ जाते हैं। क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं ख़ास करके जो शहरी कल्चर के लोग हैं जिन्होंने गाँव को निकट से देखा नहीं है, उनको विश्वास नहीं होता कि आज भी गाँव के लोग किस जलालत में जी रहे हैं और जो शाइनिंग इंडिया का ये नारा हमारे यहाँ लगाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि दुनिया के हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हकीकत क्या है ग्रामीणों की और जंगल में रहने वाले आदिवासियों की, वनवासियों की, इन इन मुद्दों को हमने अपने साहित्य में उभारा है। पर्टिकुलर किसी एक कहानी या उपन्यास की बात करेंगे तो हम उसके संबंध में भी बता सकते हैं। लेकिन मोटा-मोटा हमारा यही है कि हम इन चीज़ों को उभारने का प्रयास किया। तो एक तरीके से जयप्रकाश नारायण जी का जो एक नारा था कि हृदय परिवर्तन, तो हृदय परिवर्तन में मैं अपना विश्वास रखने वाले उसी धारा की एक में उस धारा की आपकी प्रधानता है। और ये वैज्ञानिक कथा में फिर आपका कैसे क्या है? हाँ, देखिए जैसे अभी आपने हृदय परिवर्तन कहा है, मैं गांधीवादी विचारधारा का हूँ, मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो बड़े परिवर्तन होंगे, वो अहिंसा से ही होंगे, प्रेम से होंगे, सद्भाव से होंगे, गांधी मार्ग से ही होंगे। तो ठीक वही हमारा लेखन है और जहाँ तक ये विज्ञान लेखन का सवाल है, तो विज्ञान लेखन हमारा बड़ा प्रिय विषय रहा है और इलाहाबाद में विज्ञान परिषद प्रयाग एक संस्था है। ये संस्था 110 साल पुरानी है। 1913 में की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, 4 प्रोफेसर उन लोगों ने स्थापना किया था। उनका उद्देश्य ये था कि विज्ञान का पठन-पाठन हिंदी में होना चाहिए। बहुत पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है कि उनके मन में आया कि विज्ञान का पठन-पाठन हिंदी में होना चाहिए। आज भी अंग्रेजियत कायम है। उच्च कक्षाओं में विज्ञान को अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। उस ज़माने में लोगों ने सोच लिया था कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में होना चाहिए। उसको लेकर के जो संस्था बनाई गई थी, हम उस संस्था के संपर्क में आए। जैसा कि हमने बताया आपको, डॉक्टर ब्रह्माल्या शर्मा जो है वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन के केंद्र में थे, तो उनके संपर्क में आए, तो उनके द्वारा हम विज्ञान परिषद के संपर्क में आए। तो वहीं से हमने विज्ञान लेखन को सीखा और विज्ञान लेखन में हमारी जो एक पहचान है, वो पहचान विज्ञान कथाओं की है और वैज्ञानिक उपन्यास की है। आमतौर पर लोग सोच नहीं पाते कि विज्ञान को उपन्यास में कैसे ढाला जा सकता है या कहानी में कैसे ढाला जा सकता है। अभी तक तो नहीं ढाला गया था, लेकिन विकसित देशों में, पश्चिमी देशों में तमाम ऐसे बड़े-बड़े विज्ञान कथाकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिन्होंने कहानियों के माध्यम से विज्ञान को प्रस्तुत किया। तो अब विज्ञान को आमतौर पर कठिन विषय माना जाता है। लोग मानते हैं कि भाई विज्ञान तो समझ में आएगा नहीं। अगर उसी विज्ञान को, उसी सिद्धांत को एक कहानी के माध्यम से रख दिया जाए, तो बात समझ में आ जाती है, रोचक भी होती, बच्चे भागते भी नहीं हैं। तो हमने उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं चीज़ों को एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं ग्रीन बेबी का उदाहरण लेता हूँ। अभी ग्रीन बेबी हमारा एक वैज्ञानिक उपन्यास छपा था। ये आईसेक्ट यूनिवर्सिटी भोपाल है, उसने छापा था ग्रीन बेबी। अब देखिए हमने कल्पना किया है, आज से 200 साल आगे की कल्पना किया है। विज्ञान के जो कहानियाँ उपन्यास होते हैं, वो आगे की बात बताते हैं कि आगे विज्ञान में क्या होने वाला है, समाज को सावधान भी करते हैं। तो हमने भी सावधान किया है। ग्रीन बेबी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा फसलों की, पशुओं की नई-नई किस्में तैयार की जाती हैं, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि मंगल पर हम मानव बस्ती बसा भी लेगा, तो पानी कैसे ले जाएगा, भोजन कैसे ले जाएगा, इतना महँगा होता है वहाँ जाना ही। तो उनके दिमाग में आया कि ऐसा मानव बनाया जाए कि जो पेड़-पौधों की तरह अपना अपना भोजन स्वयं बना ले। ये कल्पना हमारी है। जैसे पेड़-पौधे जो है धूप से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल होता है, पानी की 4 चीज़ों के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। तो हमने कल्पना किया कि भोजन ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मानव तैयार किया जाए
कि जिसकी त्वचा जो दिखने में हरा हो और वो उसमें क्लोरोफिल हो और वो जो है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन तैयार कर ले। तो ग्रीन बेबी हमारा उपन्यास है, उसकी जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वो एक लड़की है और वो उसी प्रजाति की है। तो हमने ये कल्पना किया और उसी कल्पना में एक कल्पना हमने भी किया कि शुरू में जब मंगल पर बस्ती बसाई जाती है, तो उस बस्ती में मनुष्य नहीं रह पाते लंबे समय तक। तो क्या करते हैं कि जो रोबोट हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त, जो स्वयं जो है निर्णय ले सकते हैं, तो वो रोबोटों का वहाँ शासन है। और वो जो रोबोटों का शासन है, तो जो प्रधान रोबोट होता है, तो जो वैज्ञानिक यहाँ से जाते हैं, तो इन वैज्ञानिकों को वो कहता है कि आप लोग लौट जाइए यहाँ से। ये लोग कहते हैं क्यों लौट जाएं? तो वो कहता है कि देखो ऐसा है कि आपके यहाँ रहने से जो मंगल बस्ती पर हमको बड़ा दिक्कत होती है, आपके ऊपर बड़ा खर्च आता है और इस खर्च को लाने के लिए जब पृथ्वी से वहाँ से पानी ले आना पड़ता है, भोजन ले आना पड़ता है, तो हमारा सारा जो प्लान है फेल हो जाता है। तो वो जो है वहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है और फिर ग्रीन बेबी भेजी जाती है और ग्रीन बेबी ने अपनी हिकमत कहिए या उसकी जो सोच थी या उसके साथ में जो वैज्ञानिकों की सोच थी, उसके द्वारा फिर उस समस्या का समाधान होता है। इस तरह का हमने निकाला है। तो एक पाठक को बहुत सारी अंतरिक्ष विज्ञान की ढेर सारी जानकारियां मिलती हैं, अंतरिक्ष के रहस्यों की जानकारियां मिलती हैं और विज्ञान की जो दिशा चल रही है, उस दिशा से आगे क्या होने वाला है भविष्य में, उसका भी एक आभास होता है। तो बड़ा रोचक होता है। बहुत कम लिखा जा रहा है वैज्ञानिक कहानियां, वैज्ञानिक उपन्यास, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको छोड़ने की इच्छा नहीं